2-3 इंडियन बंदों को यहाँ पे गोली मार के मार दिया गया है भाई। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है भाई यहाँ पे इस समय। इनके गांव में ये लोग कैसे राजा को लेके जाते हैं, आज भी ये होता होगा 110%। ये तो आज की वीडियो है। बहुत ही पिछड़ा देश है भाई ये। भाई ये शायद सबसे तेज़ स्पीड है जो मैं आज तक गाड़ी में बैठा हूँ अफ्रीका में। 130 135 तक चलाई थी भाई ने। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नए देश से, एक नई वीडियो में। भाई मैं इस समय हूँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल किंशासा में। कल यहाँ पे हम आ गए थे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल ब्राज़ाविल से बोट लेके हम आ गए थे किंशासा। तो यहाँ पे भाई जैसे ही मैं रेस्टोरेंट पहुँचा था तो दो भाई मिल गए थे। एक भाई मेरे सब्सक्राइबर थे, वो बोले भाई यहीं पे इसी रेस्टोरेंट में खाना खाओ, उसी रेस्टोरेंट में काम करते थे। और दूसरे भाई बोले मेरे घर चलो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होटल वैसे ही बहुत महंगे थे और मेरा पे करने का मन नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा महंगा प्राइस $70। और उन्होंने जब एरिया देखा मेरे होटल का, बोला कि यहाँ पे तो भाई चोर उचक्के बहुत ज़्यादा तादाद में घूमते हैं, आप ध्यान से निकलना, रात को जब तक टैक्सी ना आ जाए गेट से बाहर तक मत निकलना। भाई पिछली वीडियो में शायद मैंने थोड़े ऐड करे होंगे लोगों के यहाँ पे एक्सपीरियंस। लोगों ने बताया कि भाई उसके ब्लेड मार दिया, पूरी छाती फट गई, 80 स्टिचेस आए बंदे को, इंडियन बंदे को। 2-3 इंडियन बंदों को यहाँ पे गोली मार के मार दिया गया है भाई। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है भाई यहाँ पे इस समय। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि भाई मैं बाहर जाके वीडियो बना के आपको कुछ दिखाऊं। पहली बात तो कुछ दिखाने का है ही नहीं, पूरे की पूरी सिटी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको जाके दिखाऊं और आप उसको देखो और कहो कि भाई क्या चीज़ दिखाई है। ऊपर से डेंजरस हो रहा है। लोगों ने बताया भाई यहाँ पे 20-20 लोग एक साथ आते हैं, चोर आपको पकड़ लेंगे, सारे हाथ आपके पीछे बांध देंगे, अगर आप रजिस्ट करोगे तो चाकू मार देंगे, ब्लेड मार देंगे। उस बंदे की जिसकी छाती कटी ना, उनको ब्लेड तो यहाँ मारना था, उसको मारना था जान से, क्योंकि रजिस्ट कर रहा था वो बंदा। पर उसके किस्मत थी कि यहाँ छाती पे लग गया और सिर्फ स्टिचेस आए और पैसे वैसे लूट के ले गए। तो हाथ पीछे करके आपके सारे पैसे लूट लेंगे, आपका फ़ोन लूट लेंगे। तो भाई का घर काफ़ी सेफ एरिया में है, पर यहाँ से भाई के ऑफिस जाने तक भी जो उनके शेफ है उनको बोल के गए हैं वो कि भाई इसको लेके आना और फादर से इनको बचाना। फादर्स मतलब जो यहाँ पे चोर होते हैं। अगर आप रजिस्ट करोगे आपको चाकू वाकू मार देंगे, रजिस्ट नहीं करोगे तो आपके हाथ पीछे बांध के आपसे सारे पैसे, फ़ोन वगैरह आपका सब निकाल लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एक भाई ने तो कल बताया कि उनके घर के बाहर ही उनको लूट लिया था। मतलब घर के गेट के बाहर खड़े हैं, 4-5 लोग आए, हाथ पीछे बांधे, लूट लिया। आप कैसे लड़ लोगे 4-5 लोगों से? चाहे कितनी हट्टे कट्टे हो, आप नहीं लड़ पाओगे। और ब्लेड मार देंगे, आपके दिमाग में ये भी है। तो भाई मैंने 4-5 लोकेशन डिसाइड करी हैं कि भाई ये 4-5 लोकेशन हम चले जाएंगे। भाई बोला कि मैं अपना बंदा आपके साथ भेजूँगा, सेफ़ नहीं है आप अकेले जाओ। और वो बंदा फ्रेंच भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है, तो अगर कोई दिक्कत होती है तो थोड़ा बहुत संभाल भी लेगा वो बंदा। मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं जैसा भी जो भी रहता है। दिन की शुरुआत करते हैं। भाई ऑफिस गए हैं, ऑफिस पास में ही यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, पर वहाँ तक वॉक करना भी खतरा है भाई, ये मान के चलो आप। ठीक है, तो अब चलते हैं उनके ऑफिस, खाना वाना खाते हैं और फिर निकलेंगे सिटी देखने 1-2 घंटे के लिए बस। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता। कंट्री काउंट के लिए आया हूँ, सीधी साफ सीधी बात है भाई, जान को मैं अपनी जोखिम में नहीं डालूंगा बिल्कुल भी। अगली कंट्री से मामला थोड़ा सही हो जाएगा। ये 4-5 कंट्री थोड़ी ऐसी थी, अगली कंट्री से अपना मामला सेट है बिल्कुल। जो मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ की लिस्ट में आती हैं सारी कंट्रीज़, वो आज मेरी ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पे, और फिर अपना चैन से हम घूम सकते हैं और जो बचे हुए देश हैं। चलो चलते हैं, आज रात की मेरी फ़्लाइट है यहाँ से अगले देश की। भाई यहाँ चलते हुए जा रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? My name Buddha. My name Buddha. बूता। Buddha, yes. तो बूता भाई लेके जा रहे हैं ऑफिस हमको, सौरभ भाई के। पता नहीं भाई क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, पर है जो भी है अब तो। भाई ये बिल्डिंग में है भाई का ऑफिस। तो यहाँ मेरे भाई ने बोला यहाँ पे फ़ोटो वगैरह बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, बस इतनी बनाते हैं भाई, ज़्यादा भी नहीं करते। लेट्स गो। ओके भाई, अभी आ गया था यहाँ पे सौरभ भाई के ऑफिस में, और यहाँ पे रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पाइनएप्पल जूस, फैंटा, और सारा मेन्यू जो था ना भाई डॉलर में प्राइस था। यार लोकल करेंसी लिखता ही नहीं है क्या कोई? सब डॉलर में लिखते हैं। मतलब यूज़ तो करते हैं ना लोग, पर लोकल करेंसी करते हैं। बेसिकली क्या वो $1 इज इक्वल टू 2250। हाँ। तो इस वजह से फिर आप अगर $10 का कुछ लेना तो उसका करेंसी कितनी हैवी हो जाएगी। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि डॉलर ही यूज़ करते हैं। वैसे तो 20,000 का नोट है इनके पास। 20,000 का नोट है, बट
लाइक अभी बड़े नोट इतने सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं, जो जितने छोटे हो रहे हैं, 1000 फ्रा 500 फ्रा। तभी मेरे को कल करेंसी एक्सचेंज वाला 500 के दे रहा था। मैंने कहा भाई 20,000 का रखा है दे दे, फिर भी उसने नहीं दिया, 10,000 का दिया। या तो उसको पता था कि मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली क्या होता है, बंडल बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो लोग ज्यादा डॉलर प्रेफर करते हैं। भाई ये मैंने ब्रेकफास्ट में ले लिया चिकन फलाफल और चिकन शॉर्मा, और भाई ने ले लिया फलाफल। ये लगभग $3 के जूस थे और ये $4 के फलाफल थे लगभग। भाई ये आए थे भाई की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे। यहाँ से कुछ ऐसा किंचासा का नज़ारा देखने को मिल रहा है। बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी हैं भाई, यहाँ पे काफ़ी सारी हैं और ऐसी जाली लगा रखी है। वहाँ पे नदी भी दिख रही है, वो देखो। भाई सौरभ भाई ने 2 बंदे मेरे साथ भेज दिए थे जो पीछे बैठे हैं कि ये आपको घुमा देंगे, और मतलब एक तरह से आपकी सुरक्षा भी हो जाएगी, और किसी से बात करनी हो तो वो भी कर लेंगे ये, ठीक है। अब भाई पहली जगह तो हम जाके आ गए, वो बाद में दिखा दूंगा आपको क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी। तो भाई मैं अभी हूँ कॉन्गो में, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री है जिसका बॉर्डर लगता है, अब मैं देखूँगा मेरे को कितने बॉर्डर याद रहते हैं, ठीक है। तंजानिया के साथ, रवांडा के साथ, बुरुंडी के साथ, युगांडा के साथ, ज़ाम्बिया के साथ, फिर आपका एंगोला के साथ, फिर आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ। अगर कोई और बच गया हो तो सॉरी भाई, मैं याद नहीं कर पा रहा। बहुत बड़ा देश है, अफ्रीका की 2nd लार्जेस्ट कंट्री है ये, और दुनिया की 11वीं लार्जेस्ट कंट्री है। इससे बड़ी अफ्रीका में सिर्फ और सिर्फ अल्जीरिया है। एक और बंदा ठूस लिया भाई इसने। भाई किंचासा में कहते हैं कि ऐसा खतरनाक ट्रैफिक लगता है कि बस क्या ही बताएं। मतलब 1-1 किलोमीटर जाने के लोगों को 20-20, 25-25 मिनट लग जाते हैं। तो मेरा एयरपोर्ट आज 30 किलोमीटर दूर है, तो भाई मेरे को सब लोगों ने बोला लगभग 5 घंटे पहले एयरपोर्ट के लिए निकलना। और ये देखो, ये जो गाड़ी है ना, लोला या बोनोबो, ये याद रखना आप, मैं इसके बारे में बताऊंगा। भाई यहाँ पे एक मार्केट में आ गए थे, यहाँ पे सबके पास ही सेम मैग्नेट हैं, और मेरे को नहीं लगता है हैंड पेंटेड है, ये प्रिंटेड ही हैं, मतलब मशीन से ही ना। $3 का बेचने लग रहा है। सामान और भी काफ़ी सारा है। अच्छा, बहुत ही बड़ी मार्केट है। पहले ये खरीद लूँ फिर आपको मार्केट दिखाता हूँ। भाई ये देखो कितनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे ये चीज़ें जो है ना, ये बड़े ही मतलब यूनिक हैं, भारी हैं। ये वाली मार्केट पता नहीं इतनी बड़ी क्यों है कि इतना सारा, मतलब इतना सारा सौदा ना इनके पास। ये देखो, ये चेस बोर्ड मेरे को अच्छा लगा, पर अरे भाई ये तो बहुत ही भारी है। ये कहीं चेक इन ना करना पड़ जाए मेरे को, सिर्फ अकेला ये चेक इन तो कैसे ही कर सकते हैं फिर। ओए, हाउ मच इज दिस? $200। ओह, $200 का। एंड दिस 100. ओके। अच्छा, ओके, गोटियाँ भी हैं। क्या खुलता है क्या? अच्छा, ठीक है। तो ये मार्केट, नो द प्राइस इज़ वेरी मच, $200। ये सर इज़ वेरी हैवी, सी। You are much again. Tuna ya pesa kwamba. Ya jana pesa lamba. Yeah. You are much. What is this made of? Ask him. What is this thing, like stone or something? What is this? Malakit. Malakit. Okay. Malachite. Okay. Okay, come. भाई ये यहाँ पे ना हर चीज़ मेलाकाइट स्टोन की बना रखी है। मेरे को नहीं पता मेलाकाइट स्टोन क्या होता है क्या नहीं होता, पर ये देखो छोटे हाथी, बड़े हाथी, कछुए, बछुए। हाउ मच इज दिस? $150 का है भाई। वाई सो एक्सपेंसिव? वाई इज सो एक्सपेंसिव? Pourquoi il achète? Que some malachites. Because of malachite. Stone is precious. Precious. But every shop has this stone. Ça, c'est le minerai du cuivre. And how much is this? This is 50. Oh, he said 25. Huh? This is the big. There's no network. भाई ये देखो यहाँ पे सारी ना पेंटिंग्स वगैरह बना रखी हैं। बहुत ही बड़ी मार्केट है भाई, मतलब बहुत ही अच्छी मार्केट लगी मेरे को ये खरीदने के लिए, पर बहुत ही ज़्यादा प्राइस बोल रहे हैं। पता नहीं, एक सिक्का लेने गया कह रहे $10। तो ये मार्केट अगर आपको पूरी दिखाऊं, देखो कितनी अच्छी मार्केट है। चलो चलते हैं भाई यहाँ से। भाई यहाँ पे कॉन्गो में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि ना यहाँ पे लोग कुछ भी प्राइस मांगते हैं। मर्सी, मैंने एक मैग्नेट लिया है, वो भी $3 का, बहुत ही बेकार सा है। तो चलो चलते हैं। भाई ठुल्ला भी आ गया भाई, अब क्या ही करें, भागो यहाँ से। अंकल की दुकान पे भी चीज़ें तो, अरे यार यहाँ पे कॉन्गो का मैप वाला मैग्नेट था,
चलो कोई नहीं, अब तो ले लिया मैंने, दिखाई नहीं। तो अंकल की दुकान में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो पीछे मास्क वालों की दुकानें हैं, वो देखो। यहाँ मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि पता है मैं इनका ग्राहक हूँ, तो अच्छी दुकान है, नाइस शॉप। मैं क्या ही बोलूँ, कुछ खरीद तो सकते नहीं, सब कुछ ही महंगा महंगा। जैसे आपको ये कुछ भी लेना होगा 30-40 से शुरू करेंगे ये कम से कम। भाई ये 3-4 लेन्स की मार्केट है, बहुत ही बड़ी, बहुत ही बड़ी। अच्छी थी, ठीक है, क्या ही दिखाने को है, यहाँ पे ये दिखाना पड़ रहा है। ये है भाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का फ्लैग, ब्लू येलो रेड और एक स्टार। वो देखो वहाँ भी लगा हुआ है। जितना आपको दिखा रहा हूँ एक्सक्लूसिव कंटेंट मान लो इसको भाई। ये है भाई किंचासा की सबसे मेन सड़क और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सड़क। यहीं पे आपको ये पक्की सड़कें दिखेंगी। अभी जिस सड़क से निकल के आया बस मैं आपको दिखाई नहीं पाया, वो बस सड़क नहीं थी, वो कीचड़ ही था जो मार्केट में जा रही थी। यहीं पे आपको सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही दिखेंगी। और जैसे वो कैनीज़ लिखा है वो इंडियन बंदे का है भाई। ये देखो ये जो वैन्स है ना यहाँ पे, इनको स्प्रिंटर बोलते हैं ये लोग। जैसे हम नाइजीरिया में जो बोलते थे डेम्फो बोलते थे, यहाँ पे इनको स्प्रिंटर बोलते हैं। वैसे मर्सिडीज बेंज की इस वैन का नाम ही स्प्रिंटर है, मतलब कंपनी इसको स्प्रिंटर बोलते हैं। संटी भाई के पास यही वाली वैन थी पहले, जो बसंती थी ना, वो यही वाली थी जो कन्वर्ट कर रखी थी कैंपिंग वैन में, बिल्कुल सेम है। तो इसको यहाँ के लोग भी स्प्रिंटर ही बोलते हैं, इसका नाम ही स्प्रिंटर है। तो ऐसे नाम सा निकाल दिया बस कि हाँ स्प्रिंटर है। कॉन्गो है ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रैंकोफोन कंट्री है। फ्रैंकोफोन क्या होते हैं? जो लोग फ्रेंच बोलते हैं। सोचो फ्रांस से भी ज़्यादा लोग फ्रेंच बोलने वाले कॉन्गो में रहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन 124 मिलियन और फ्रांस की लगभग ये मान लो 70 से 80 मिलियन के बीच में, 90 मिलियन होगी बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो भाई 12 करोड़ लोग यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं। सबसे लार्जेस्ट कंट्री फ्रेंच स्पीकिंग की कॉन्गो है। अब गबोन, ब्राज़ाविल ये सब फ्रेंच ही बोलते हैं, पर सबसे बड़ी कंट्री है। सोचो फ्रांस में कितने लोगों को अपनी लैंग्वेज सिखा रखी है। मेरे को लग रहा है एटलीस्ट 100 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे, 1 बिलियन लोग जो फ्रेंच बोलते होंगे। भाई ये देखो, ये है किंचासा मॉल। ये थोड़ा सा बाहर से इन्होंने अट्रैक्टिव सा बना रखा है, बस यही था। मैंने कहा ये भी देखना है मेरे को, चलो चलती गाड़ी में से ही देख लिया, बेटर रहा। ये मॉल में तो जाके क्या ही करना था। तो एक और मॉल है ला प्रीमियर मॉल, वो भी अच्छा है और ये वाला नया बना है। भाई कम से कम 40-45 मिनट की राइड लेनी पड़ी और इतने सारे नोट देने के बाद हम पहुँच गए हैं म्यूज़ियम नेशनल दे ला रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कॉन्गो, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। चलते हैं अंदर। भाई म्यूज़ियम की एंट्री टिकट है $10 और ये देखो फॉरेनर की टिकट पे भी इन्होंने डॉलर छाप दिया भाई। तो मेरे को शायद दोनों ही दे दिए इन्होंने, गलती से कार्बन कॉपी भी दे दी। और इन दोनों की एंट्री फीस है जो लोकल बंदे हैं 5-5 हज़ार फ्रैंक, मतलब लगभग $2-2। चलते हैं भाई म्यूज़ियम के अंदर। भाई ये देखो DRC कॉन्गो जो है ना वो बीच में है बिल्कुल अफ्रीका के मैप पे। ये भाई इनका टेलीफोन है। Give information of the feast. तो ये है DRC का मैप और यहाँ पे जो सबसे पहली ऑरेंज डॉट है ये किंचासा है और यहाँ तक जाता है नीचे तक। देखो कितना बड़ा मैप है और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑब्वियस सी बात है। ये भाई पुराने ज़माने में इनके राजा का मास्क होता था ऐसा। और भाई ये इतना रिस्ट्रिक्टेड देश है ना भाई यहाँ पे, मतलब एक म्यूज़ियम में हम आए हैं तो ये बंदा हमारे साथ साथ ही घूमेगा। मेरे को तो इसलिए आना भी नहीं था। मेरे को तो लग रहा था कि भाई एक जगह होगी जहाँ पे मैं आराम से वीडियो बना सकता हूँ और आपको 2-4 चीज़ें यहाँ के बारे में बता देता। अभी बिल्कुल ही साथ साथ चल रहा है, मैं क्या बता दूँ। अरे ये सब चीज़ें देख रखी हैं भाई, 100 देशों में देख रखी हैं। This is our ये देखो भाई इनके गांव में ये लोग कैसे राजा को लेके जाते हैं। आज भी ये होता होगा 110%। ये तो आज की वीडियो है। बहुत ही पिछड़ा देश है भाई ये, मतलब बस एक ये शहर है जिसमें आपको कुछ देखने को मिलेगा, या 2-3 शहर हो रहे हैं इनके, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मतलब देखने को मिलने का। पूरे गांव ही गांव है। ये देखो आज भी इनके जंगलों में जाओगे तो ऐसे ऐसे मुकुट्टे पहने लोग मिलेंगे। चलो एक काम की चीज़ मिली जो मैं यहाँ पे आराम से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। भाई इनको आज़ादी मिली थी 1960 में बेल्जियम से, ठीक है। फिर उसके बाद भाई यहाँ पे जो भी बना स्टेट का राजा वाजा जो भी था प्रेसिडेंट, तो उसको भाई ओवरथ्रो कर दिया कू में, ठीक है। जो फिर 1965 में बंदा बना था वो था जनरल मोबोटू। फिर 1965 से लेकर भाई 1971 में
रिपब्लिक ऑफ ज़ायरे पहले इस कोंगो का नाम होता था, 1971 में चेंज करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो कर दिया। 1996 में भाई इनको फिर से ओवरथ्रो कर दिया, मतलब रिवोल्ट हो गया, ठीक है। तो 96 से 65 तक एक ही बंदे ने राज करा। फिर भाई यहाँ पे 1997 में, जिसमें हम अभी आप वीडियो में आगे देखोगे, 1997 में ये बंदा बन गया प्रेसिडेंट, जो भी नाम यहाँ लिखा हुआ है ना। फिर भाई यहाँ पे सेकंड वॉर हो गई और 2001 में इस बंदे को मार दिया। और अभी वीडियो में आप देखोगे इस बंदे की कब्र यहाँ पे सबसे बड़ी बना रखी है, बिल्कुल सिटी सेंटर में। वहाँ हम विजिट करके आए थे, वीडियो बनाना नाम के बराबर था पर बनाई है मैंने। फिर भाई 2006 में यहाँ पे एक नया आ गया प्रेसिडेंट, उसने चेंज कर दिया थोड़ा कि भाई अब मैं ही बना रहूँगा। तो अब यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट बना हुआ है, जो भी लेटेस्ट वाला है, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई इसी वाले ने इसको बना दिया था। तो ऐसा कुछ इल्ज़ाम सा लगाते हैं लोग। तो ठीक है भाई, थोड़ा बहुत आप समझ गए हो गए भाई। पूरे अफ्रीका में यही है कि ना, एक प्रेसिडेंट आता है, उसको थ्रो कर देते हैं, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, सारे अपने राज चलाते हैं यहाँ पे। कोई भी मतलब जिसको कहते हैं कि हम क्या बोलूँ, डेमोक्रेसी भाई बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। अभी कह देगा इसको किसी ने थ्रो कर दिया, फिर दूसरा आ जाएगा, वो राज करने लग जाएगा। छोड़ो यार, इन सब के सामने इतनी बातें करना सही नहीं है इस चीज़ के बारे में। भाई ये देखो, ये कुर्सी जो बना रखी है मसाज के लिए है। इस पर आप दाने 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 से देखोगे ना, तो बोले इस कुर्सी पे बैठ के मसाज मिलती थी। मैं भाई ठीक है। ये भाई भट्टी होती थी इनकी, जिसमें ये लोहे का, मतलब वो जो कहते हैं लोहार अपना काम करता था। इसके अंदर 1000 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता था, ऐसे बोल रहे हैं। आप ये देखोगे, ये इतना बड़ा म्यूज़ियम इन्होंने बना दिया, और बंदे कौन है? बस हम तीन, और कोई भी नहीं। यही सब मास्क आपने देखे होंगे भाई, यहाँ की सारे आर्टिस्ट मार्केट में यही सब मिलता है, पूरे के पूरे अफ्रीका में अलग अलग मास्क। जैसे मैंने आपको गबोन की वीडियो में बताया था कि हर मास्क एक एक ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है। देखो अलग अलग मास्क जितने भी हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो भाई रिलीजन यहाँ फॉलो होता है कोंगो में, वो है क्रिश्चियनिज़्म, ठीक है। वो ऑब्वियस बात है, यूरोपियंस लेके आए थे अपने साथ। ये पहला क्रॉस था जो यूरोपियंस अपने साथ यहाँ कोंगो में लेके आए थे। फिर कोंगो वालों ने बोला हमारा खुद का रिलीजन है भाई, हम ये यूज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, इनके रिलीजन को अपने क्रॉस के साथ मिक्स करके ऐसा क्रॉस बना दिया। ये कह रहे हैं कि ये हमारे एंसेस्टर्स का ऐसा रिलीजन दिखता था और अब हमारा ऐसा रिलीजन है। तो ऐसा क्रॉस ज़्यादातर यूज़ होता है। ये देखो भाई, इन्होंने कब्र कैसी बनाई है। ये कॉफिन है और इसमें मुंह हाथ सब बना दिया भाई, पैर तक बना दिए। ये इनकी कब्र होती थी भाई पहले, अब भी होती होगी, जंगलों वंगलों में आप जाओगे तो लोग बनाते होंगे। वो भी इनका एक वो है, क्या कहते हैं, कब्र एक तरह से मान सकते हो भाई। थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ कोंगो के बारे में। भाई यहाँ की पर कैपिटा इनकम है सिर्फ और सिर्फ $750। अब सोचो, ब्राज़ाविल में मैंने आपको बताई थी, गूगल पे आप सर्च करोगे तो $2500 आती है। उनकी इतनी ज़्यादा कैसे है? मैंने बताया था, पॉपुलेशन है नहीं, तेल का पैसा बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनकी ज़्यादा, वरना असली में उनकी भी इतनी ही है। अब मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लिख के लाया था, वो मैं आपको बताता हूँ। भाई करप्शन में ये कंट्री रैंक करती है 163rd आउट ऑफ 180। डेमोक्रेसी में ये रैंक करती है 156 आउट ऑफ 167। भाई 5th मोस्ट फ्रेजाइल स्टेट इन द वर्ल्ड है, मतलब कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5वें नंबर पे है, इतनी फ्रेजाइल है। एक और भाई इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, इनके पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो है ही, एक अलग से इनकी बैरिकेड है जिसको कहते हैं रिपब्लिकन गार्ड्स। रिपब्लिकन गार्ड्स का क्या काम है भाई? सिर्फ और सिर्फ जो इनका प्रेसिडेंट है उनकी सुरक्षा में वो गार्ड्स रहते हैं भाई। ये मान लो संख्या लगभग 10 से 15 हज़ार उन गार्ड्स की है जो कि प्रेसिडेंट की सुरक्षा में रहते हैं। और ये बता रहे थे भाई, जो कल इंडियन भाई मिले थे, अगर आप उनके हत्थे चढ़ गए ना तो $5000 से कम लेके आपको छोड़ेंगे ही नहीं भाई। मतलब इतने तो लेंगे ही लेंगे आपको छोड़ने से पहले, या फिर वकील वगैरह करो, वकील वगैरह कर लोगे तब भी कुछ नहीं होएगा। पुलिस वाले तो नॉर्मल है, ठीक है, उनके हत्थे नहीं चढ़ना बस, ठीक है। मैंने कहा भाई मैं किसी के हत्थे नहीं चढ़ूंगा, ना पुलिस वालों के ना उनके। अब भाई ये म्यूज़ियम हमने घूम लिया है, पर यार उस बंदे ने ना एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी, मतलब 1 घंटा यहाँ बर्बाद सा हो गया मेरा तो बिल्कुल। जो चीज़ें देख रखी है, मटके मुटके ये वो भाई, ये सब चीज़ें मैंने देख रखी हैं, छोड़ा ही नहीं उसने भाई साथ, ठीक है। तो चलो जैसा भी था, अब क्या ही कर सकते हैं भाई यहाँ पे, बताओ। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई फालतू में यहाँ पे फ़ोन वोन चोरी हो, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। अपना इस देश से निकल के अगले देश, अच्छे वाले देश हैं, उनमें वीडियोस आराम से बनाएंगे। अब टैक्सी बुला ली है, अब चलते हैं भाई महफिल इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम खाएंगे खाना।
भाई किंचासा में आप टैक्सी ऐप यूज़ कर सकते हो यांगो, उसमें बाइक भी आ जाती है, नॉर्मल टैक्सी भी आ जाती है, एसी वाली टैक्सी भी आ जाती है, पर टैक्सी यहाँ पे बहुत महंगी है भाई। आपको 2 किलोमीटर जाना है तो $2 देने पड़ेंगे, 4 किलोमीटर तो $4, 5 किलोमीटर तो $5। यांगो में ये रेट आते हैं भाई। लोकल आपको फंस गया कोई, और येलो वाली टैक्सी जो चलती हैं लोकल, ये हज़ार फ्रैंक में इधर से उधर सिर्फ मेन रोड पे छोड़ती हैं भाई। यांगो से आप टैक्सी तो बुक कर लोगे, पर उस बंदे को फिर भी आपको फ़ोन करके रास्ता समझाना ही पड़ेगा। एक बंदे ने कंफर्ट वाली हमारी एक्सेप्ट कर ली, हम कंफर्ट ही करते हैं भाई, इतनी गर्मी में एसी में जाना ही होता है। कंफर्ट एक्सेप्ट कर लिया और कह रहा है एसी नहीं चल रहा है, भाग यहाँ से। पागल आदमी, तू कंफर्ट में करी क्यों रहा है, फिर तेरा एसी ख़राब हो रखा है। अब दूसरा कह रहा है उसको समझाओगी यहाँ आना है। अरे भाई गूगल देखना भी नहीं आता इन लोगों को मैप, क्या आदमी है यार ये। भाई अभी हमने ना यांगो कंफर्ट वाली बुक करी है, ठीक है, उसमें बंदे ने चला दिया एसी। मैंने कहा ठीक है भाई कम से कम एसी की स्पीड है 6-7 डंडे हैं, ठीक है, उसमें से 2 पे चला रखा है। मैंने कर दिया तेज़ 4 पे। अब बंदा कह रहा है भाई तेज़ करने पे पैसे लगेंगे। अब बताओ, यहाँ पे ऐसे होता है भाई यार। यकीन हो सकता है आपको कि आप किसी टैक्सी वाले कह दो कि एसी तेज़ कर दे, उसको पैसे लगेंगे। चलो चलते हैं, देखो नीचे आप ये देखो, ये 3 पे तो अभी करा मैंने, 4 पे करा ना, फिर कहता चल 3 पे कर ले, पर इससे तेज़ करना है तो पैसे लगेंगे। अरे क्या पागल यार, दिमाग ख़राब। फिर कहते हैं, मेरा दिमाग कहता है कि भाई बढ़िया वीडियो बनाओ, फिर यार दिमाग ऐसे ख़राब होता है। भाई कितनी मुश्किल से बना रहा हूँ, आप समझ भी नहीं पाओगे, मुंह भी नहीं ला सकता मैं। ये है भाई वो प्रेसिडेंट जिसकी यहाँ कवर है, ठीक है भाई। ये जो हम जगह आए हैं ना, ये इनका एक प्रेसिडेंट था जो 1997 से 2001 तक था, और इसको मार दिया गया था, तो इसकी कबर बना रखी है ये। भाई इन लोगों को ना कबर पे फ़ोटो वीडियो करने में भी दिक्कत है। वहाँ पे बैठे थे बाहर, उनको $2 दिए, अंदर जो बैठे उनको $2 देंगे, और उसके बाद भी ये बंदे बोले कि फ़ोटो खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते। दिमाग से पैदल तो हैं, खैर ये क्या कर सकते हैं बताओ। मतलब फ़ोटो खींच लो, वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है। अरे कबर है, एक टूरिस्ट प्लेस की तरह बना रखी है इन्होंने, पर अब बताओ क्या ही करें। चलते हैं अगली लोकेशन पे, ऐसे ही दिखाऊंगा आपको। भाई दोपहर में जिस रेस्टोरेंट में आया था वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये महफिल रेस्टोरेंट है, बिल्कुल मतलब सिटी में पोर्ट से उतरते ही रेस्टोरेंट है, ठीक है। इंडियन रेस्टोरेंट है भाई, खाना वाना खाया था, ज़बरदस्त खाना वाना है। आपको शीशा वीशा पीना है यहाँ पे, मतलब इनका काफ़ी शौक है यहाँ के लोगों को ना शीशा वगैरह पीने का, तो ये सब भी आपको मिल जाएगा। अच्छा आप सोच रहे हो कि भाई विशाल भाई जो मैं बात कर रहा था वो मेरे को मिले कैसे। भाई जैसे ही रेस्टोरेंट का मैंने दरवाज़ा खोला ना, तो विशाल भाई यहीं बैठे थे। विशाल भाई इस कंपनी में हैं, और भाई इसी कंपनी का रेस्टोरेंट है, तो विशाल भाई मिल गए थे मेरे को। तो कितने 4-5 सालों से आप देखते होगे मेरी वीडियोस वगैरह। मैं तो काफी टाइम से देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ, मेरे डैडी देखते हैं, घर में मेरे भाई देखते हैं। भाई यहीं बैठे थे, घुसते ही कहते अरे भाई आप, मैं तो घुसा भी नहीं था, पूरा दरवाज़ा खोला भी नहीं था मैंने। तो चलो थैंक यू भाई विशाल भाई, छोटी सी मुलाकात थी 2 दिन की, कभी दोबारा मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, हम तो वही वैसे दिल्ली गए, कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। अच्छा आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? न्यू वर्ल्ड ट्रैवल्स। न्यू वर्ल्ड ट्रेवल्स। तो भाई अगर आप कोंगो आ रहे हो, गलती से अगर यहाँ पहुँच रहे हो, तो भाई इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी चीज़ के लिए। भाई अभी यहाँ से मेरे को जाना है एयरपोर्ट। आपने सिटी की तो वीडियो देख ली, ठीक है, 2-3 जगह जो मैं घुमा पाया आपको घुमा दी मैंने, और क्यों नहीं घुमा पाया अच्छी तरह वो आप जाके पिछली वीडियो में देख लेना। भाइयों ने अपनी कहानी बताई है, कितना डेंजरस है वो आप देख लेना। भाई तो एयरपोर्ट यहाँ से है लगभग 30 किलोमीटर आप मान लो, पर वहाँ पे जाने में लग जाते हैं, ये मान के चलो आप, कभी 3 घंटे, कभी 3.5 घंटे। वहाँ पे ब्राज़ाविल वाला भी होटल वाला मेरे को कह रहा था भाई एयरपोर्ट जा रहा है ना, 12 बजे की फ्लाइट है तो 7 बजे निकल जाइए, 5 घंटे पहले। और यहाँ पे चेक इन काउंटर ना 5 घंटे पहले खुल जाता है भाई एयरपोर्ट में। मेरे पास अभी मैसेज आ रखा है एंगोला वालों का, टैग एंगोला एयरलाइन से फ्लाई कर रहा हूँ ना, और 1.5 घंटे पहले बंद हो जाता है। तो 5 घंटे पहले कौन खोलता है भाई चेक इन काउंटर? किसी देश में नहीं देखा भाई मैंने। 1.5 घंटे पहले बंद होते मैंने कई बार देखे हैं, 5 घंटे पहले खुलते हुए एयरपोर्ट पे मैंने कभी नहीं देखे भाई। फिर यहाँ पे क्या होता है, या तो आप यांगो करके जाओ जो यहाँ की टैक्सी ऐप है, ठीक है, उसमें मैंने कल चेक करा था, लगभग $30 दिखा रहा था कि भाई $30 में आपको एयरपोर्ट पहुँचा देगा बंदा। पर उसमें दिक्कत क्या है भाई, एयरपोर्ट पे जाओगे आप, वहाँ पे रिश्वत मांगेगा, इमिग्रेशन वाला मांगेगा, सिक्योरिटी वाला मांगेगा, ये मांगेगा रिश्वत, वो मांगेगा। तो यहाँ पे सारे लोग जो एयरपोर्ट जाते हैं वो यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल। तो मैंने पूछा इनसे प्रोटोकॉल क्या होता है भाई। प्रोटोकॉल होता है कि यहाँ से आपको एक बंदा लेके जाएगा जिसकी जानकारी एयरपोर्ट पे है,
वो आपसे $50 के लगभग पैसे लेगा और आपको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कराएगा आपकी, वहाँ पे एयरपोर्ट पे सारी सेटिंग वेटिंग करेगा, जो पैसे वैसे मांगेगा वो सब देगा, मतलब बिना हेडेक के आपको बोर्डिंग गेट पे बिठा के आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई $30 की टैक्सी वैसे ही देनी है, $20 में सरदर्दी मिटाओ भाई, अपना $50 उसको दो और सरदर्दी ख़त्म। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट पहले 12 बजे की थी, चेंज करके 2 बजे की कर दी, मतलब पता नहीं भाई क्या ही करते हैं अफ्रीका में। सारी फ़्लाइटें मेरी चेंज हुई हैं जितनी भी आए, साओ टोमे से निकलने से लेकर तीसरी फ़्लाइट ले रहा हूँ अफ्रीका में, ये भी चेंज हो गई भाई। तो अभी मैं निकलूँगा यहाँ से लगभग ये मान लो 10 बजे के करीब, 4 घंटे पहले, और रात को थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहता है जिसकी वजह से मैं शायद 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो ये था भाई, मैंने सोचा इसके बारे में बता दूँ। ऐसा एयरपोर्ट जाने का प्रोटोकॉल मैंने भाई 166 कंट्रियों में ज़िंदगी में नहीं लिया भाई, ठीक है। ये बोले प्रोटोकॉल, मेरा प्रोटोकॉल क्या होता है, कहते ये होता है प्रोटोकॉल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को भी प्रोटोकॉल से भेजो। चलो विशाल भाई चलते हैं, मिलेंगे कभी और, ठीक है भाई। ये आ गया था वो प्रोटोकॉल वाला बंदा जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं। अब इस गाड़ी में बैठ के चलते हैं एयरपोर्ट। भाई थोड़ा सा शहर के बाहर आए, यहाँ की मार्केट ऐसी है ना, मतलब यहाँ पे तो भाई दिन दिहाड़े लूट लेंगे, दिन दिहाड़े तो किंचासा में भी लूट लेते हैं। पर ये देखो भाई, शहर से बाहर आती बत्ती गुल है, कुछ नहीं है। अरे और बंदा पागल 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, उसने लाइट नहीं ऑन कर रखी, मैंने बोला तब जाके ऑन करी है। भाई मैं भर चुका पूरा ऊपर तक ना इनकी बेवकूफ़ियाँ देख देख के। अच्छा है भाई आज निकल रहा हूँ बस, और भाई कितनी बेवकूफ़ियाँ देखूँ मैं इन लोगों की, बताओ। लाइट नहीं जला रखी बंदे ने, अरे और टेम्पो वाला भी जला के लेके जा रहा है, अभी भी शायद इसने ऐसी जला रखी, पूरी नहीं जला रखी, बेवकूफ़। ये देखो भाई बंदे ने ना फिर लाइट ऑफ कर दी, मतलब पता नहीं क्या चाह रहा है ये, इतनी तेज़ स्पीड में चला रहा है। और फिर उसके बाद ये आपको वैसे दिख रहा होगा बहुत अंधेरा हो रखा है ये, अभी तो थोड़ी ये आगे स्ट्रीट लाइट वगैरह, वरना बिल्कुल इतने अंधेरे में चलाने लग रहा है। और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता इसको, क्या ही बोल लूँ अब। भाई यहाँ एयरपोर्ट पे मैं आ गया था, तो मैं आपको पहले प्रोटोकॉल का बता दूँ, आप भी जान के हैरान थे कि क्या प्रोटोकॉल क्या है ना। मैं आया यहाँ पे, टैक्सी वाले ने मेरे को गेट से बाहर छोड़ा और फिर मैं अंदर आया। एक बंदा मेरे को टैक्सी वाले ने मिलवा दिया था कि ये आपका प्रोटोकॉल वाला बंदा है। मैंने कहा ठीक है भाई। वो मेरे को अंदर ले गया, एक इनका प्रोटोकॉल जिस कंपनी का है उनका ऑफिस है वहाँ पे, उस ऑफिस में मेरे को 10 मिनट बिठाया, मेरा पासपोर्ट ले गए। और फिर 10 मिनट बाद एक लड़की आती, कहती चलो आ जाओ आपकी बोर्डिंग हो गई है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। फिर वो लड़की मेरे को टैग अंगोला काउंटर पे लेके गई, मेरा पासपोर्ट उस बंदे को दिया, उसने बोर्डिंग पास निकाल के दे दिया और एक ये पर्ची निकलवाई है भाई। मैं आपको दिखाऊं तो ये है भाई, इस एयरपोर्ट से अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हो तो आपको $50 की ये पर्ची कटवानी पड़ती है, $50 की, मतलब फ़्लाइट कितनी भी महंगी हो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है भाई। ये सब हो गया। फिर ये सब करके उस लड़की ने बोला अब जाओ आप आगे। तो मैंने कहा ये कौन सा प्रोटोकॉल था भाई जो यहाँ पे ख़त्म हो गया, बोर्डिंग पास तो मैं खुद ही ले लेता। तो मैंने कहा चलो क्या पता इन्होंने आगे सेटिंग कर रखी हो हर बंदे से और मेरे को कोई दिक्कत ना आए भाई। फिर अगला चेक पॉइंट था येलो फीवर चेक करने का, जाते हैं तब भी येलो फीवर, आते हैं तब भी येलो फीवर, ढोंग बना रखा है इन्होंने एक। तो मेरा ब्राज़ील वाला येलो फीवर है, तो वो कहता है ये कैसा येलो फीवर है। मैंने कहा पढ़ना है यहाँ पे येलो फीवर लिखा है। तो फिर वो थोड़ी देर बाद कहता चलो ठीक है। फिर मैं इमिग्रेशन पे गया भाई, इमिग्रेशन वाला बोला, मतलब देख के पासपोर्ट थोड़ी देर बाद गिव मी सम मनी। तो मैंने कहा भाई मैं प्रोटोकॉल के साथ आया हूँ। तो कहता समझ में नहीं आया उसको, पता नहीं क्या है क्या नहीं है भाई। मेरे साथ तो लड़की आई नहीं प्रोटोकॉल वाली, उसने मेरे को येलो फीवर से पहले ही छोड़ दिया। तो मैंने भाई उसको फिर $2 निकाल के दिए। मैंने कहा भाई दिमाग खाएगा, यहाँ की करेंसी जो मेरे को पड़ी थी 5000 फ्रैंक मैंने निकाल के दे दिए, $2-2.25 होते हैं। उसने स्टैंप करके मेरे को पासपोर्ट दे दिया। फिर भाई मैं गया आगे सिक्योरिटी चेक पे, वहाँ पे विशाल भाई ने मेरे को पराठे पैक करके दिए थे कि पराठे ले जाओ आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खा लेना। तो मैंने कहा ठीक है भाई। सिक्योरिटी पे वो पराठे अगर मेरे बैग में होते तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने बाहर देख लिया कि भाई पराठे बाहर पड़े हैं, मतलब खाना, तो बोले खाना आपको यहीं खाना पड़ेगा हमारे सामने बैठ के। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो भी भूख नहीं है। कहते नहीं खाना नहीं लेके जा सकते, जबकि मैं पानी की बोतल ले आया हूँ। मैंने पूछा था पानी की बोतल ठीक है, कहते हैं हाँ ये ले जाओ पर खाना नहीं लेके जाना। मैंने कहा यार खाना तो लिक्विड भी नहीं है, मना कैसे कर सकते हो, खाना तो लेके जा सकते हैं यार। खाने में पहली बार कोई एयरपोर्ट देखा जो खाने में दिक्कत कर रहा है। खाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो सॉलिड है, कौन सा वो लिक्विड थोड़ी ना है।
मैंने कहा भाई भूख तो है नहीं मेरे को, और यहीं पे है इनका सिक्योरिटी, ये जो गेट्स के पास बैठा हूँ मैं, देखो जैसे अभी ना ये गेट है, इसके जस्ट यहाँ से 5 मीटर दूर जाओगे तो आप सिक्योरिटी है, मुड़ के यहाँ पे सिक्योरिटी है पीछे, ठीक है। व्रत कहते यहाँ बैठ के खा लो आराम से। मैंने कहा भाई खाना ही नहीं है मेरे को, तो मेरे साथ कोई था ही नहीं बोलने वाला उनको कि दिक्कत क्या है। अब प्रोटोकॉल वाली लड़की होती, वो बोल दिक्कत क्या है, उसको $1-2 रिश्वत देते तो फिर वो छोड़ देते मेरे खाने को। मेरे दिमाग में इतना आया नहीं, मैंने कहा भाई तुम ही रख लो, दिमाग मेरा बिल्कुल बंद हो चुका है यहाँ पे। तो मैं आगे यहाँ पे बैठ गया, तो भाई मेरे को तो कुछ समझ में आया नहीं कि प्रोटोकॉल क्या है क्या नहीं है, क्यों लेते हैं लोग। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा बैठ के यार क्यों लेते हैं। देखो जो यहाँ पे आ रहे हैं लोग अभी इंडिया से या फिर दूसरे देशों से काम करने, वो 99.99% लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में पहली बार इंडिया से बाहर निकले या फिर उससे पहले कोई 1 या 2 देश गए हैं ना। अब उन्होंने यहाँ पे सिचुएशन देखी, इतनी करप्शन है, ये है वो है करके, तो अब एजेंसीज़ ने यहाँ पे बना लिया कि प्रोटोकॉल देगा, एक बंदा टैक्सी में लेके आएगा, आपको बोर्डिंग पास दिलाएगा। बोर्डिंग पास लेने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए भाई, ये तो मैं खुद ही जाके उसको पासपोर्ट देता हूँ, मेरे को बोर्डिंग पास दे देता। इसमें क्या चाहिए था, $25 की शहर से टैक्सी आती है, $25 एक्स्ट्रा देने पड़े। मतलब मेरे को खुद के लिए वर्थ नहीं लगा, क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ। मतलब बोर्डिंग पास लेने के $25, मेरे को था कि भाई इमिग्रेशन सिक्योरिटी हर चीज़ में जहाँ भी पैसे मांगेंगे वहाँ पे प्रोटोकॉल वाली लड़की देती हुई चलेगी पैसे, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे वो किंचासा ये रिवर क्रॉस करी थी तो पहले से मेरी सेटिंग थी हर जगह, है ना, मेरे को किसी से बात तक नहीं करनी पड़ी थी, तो वो थी नहीं। अगर ये पैसे किसी ने मांगे ही नहीं, बस एक इमिग्रेशन वाले ने पैसे मांगे थे मेरे से, वो मेरे को खुद ही देने पड़े। तो यहाँ पे यार ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो यार मतलब कोई छोटे गाँव से आता है, पहली बार इंडिया से बाहर आता है, तो डरे रहते हैं वो लोग, तो उन लोगों को ऐसे प्रोटोकॉल प्रोवाइड करते हैं ताकि मतलब वो डरे ना और उनको ऐसा लगे कि हमारे साथ कोई बंदा है। पर एज ए ट्रैवलर मेरे को बिल्कुल वर्थ नहीं लगा। मैंने कहा भाई प्रोटोकॉल किस चीज़ का है, सिर्फ बोर्डिंग पास प्रिंट करा के देने का $25, कम से कम मेरे साथ तक तो आ, मेरे को जो जो दिक्कत हो रही है बीच में वो सॉल्व करती हुई चलना तू। तो ये था भाई प्रोटोकॉल का। मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कहाँ बोर्डिंग गेट तक आके बिठा के जाएगी मेरे को, पर सब कुछ मेरे को खुद ही डील करना पड़ा। वहाँ जाके मेरे को बस बोर्डिंग गेट पे पासपोर्ट देना था, प्रिंट करके देता मेरे को बोर्डिंग पास। इस चीज़ के $25 ले लिए एक्स्ट्रा, बताओ। चलो कोई नहीं, ये तो मैं भी थोड़ा डरा हुआ था, तो इसी चीज़ का डर का फ़ायदा उठाते हैं लोग यहाँ पे, एजेंसीज़ भी और यहाँ के जितने लोग हैं वो भी। तो चलो कोई नहीं, विशाल भाई वगैरह ने तो अपनी तरफ से सही चीज़ रिकमेंड करी थी, क्योंकि वो भी पहली बार आए थे देश से बाहर, अपने इंडिया से बाहर पहली बार आए हैं वो। तो उन देखो भाई ऐसे ऐसे रिश्वतखोरी है, ये है वो है, तो उन्होंने मेरे को तो सही रिकमेंड करा था। पर अगर आप मतलब खुद आगे बोर्डिंग पास ले सकते हो ना, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा इमिग्रेशन में वैसे ही $2 दोगे, वैसे ही स्टैम्प कर देगा वो बंदा। अब वेट करते हैं भाई यहाँ पे, फ़्लाइट में भी 2 घंटे भाई। और शायद $50 की एक पर्ची थी और $5 की एक और पर्ची है। ये मेरे को लग रहा था कि $50 की रिसिप्ट है, कार्ड से पेमेंट करी होगी वैसी लग रही है ना। तो मेरी अभी नीचे गिर गई थी, तो मेरे को मिल नहीं रही थी। मेरे को लगा रिसिप्ट होगी, मैं क्या करना है, पड़ी रहने दो। मतलब मेरे को लग रहा था गुम हो गई कहीं पे, पर अभी मैं यहाँ लेटा आके तो मैंने देखा वहाँ पे पड़ी थी। तो $55 लगते हैं। उस लड़की ने मेरे को कुछ भी नहीं बताया भाई कि ये रिसिप्ट कटवाई है तेरी, इन दोनों को संभाल के रख। अरे पहली बार जा रहा हूँ, मेरे को क्या पता क्या क्या संभाल के रखना है। अभी ये नीचे गिर के गुम हो जाती ना मेरी, तो मेरे को $5 और देने पड़ते। पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता, कुछ बताया नहीं यार लड़की ने। इस पर मेरे को फेडेड सा लग रहा है कि $5 लिखे हैं। हाँ फेडेड सा दिख रहा है मेरे को कि 5 ही लिखे हैं इस पर, 50 तो नहीं लिखे। हाँ तो शुभम ने भी बताया था कि $55 लगते हैं। ठीक है भाई, ये टर्मिनल है पूरे एयरपोर्ट का, 3-4 गेट हैं, बस इतना ही है। अभी हुई थी भाई टैग एंगोला की फ़्लाइट लैंड, वो बस लेके आने लग रही है पैसेंजर्स को, और हम सबको ऑलरेडी बाहर खड़ा कर दिया भाई यहाँ पे। भाई ये अपना प्लेन आज का छोटे वाला। अच्छा भाई, मैं ये तो बताना भूल ही गया कि हमारी ये फ़्लाइट पहले किंचासा से जाएगी ब्राज़ाविल। जी हाँ, सिर्फ नदी पार करके और पहुँचेगी ब्राज़ाविल। लगभग 13 मिनट का फ्लाइंग टाइम है, पर ऑफिशियल दिखा रखा है इन्होंने 50 मिनट का फ्लाइंग टाइम। पर चलो जैसा भी है, फिर ब्राज़ाविल में 1 घंटे का स्टॉप है, फिर वहाँ से जाएगी लुवांडा। अभी लुवांडा से आए किंचासा, किंचासा से ब्राज़ाविल, ब्राज़ाविल से लुवांडा, ये सर्कल बनाती है ये। कई सारे पैसेंजर हैं जो यहाँ पे उतर गए, कई सारे ब्राज़ाविल उतरेंगे, कई सारे ब्राज़ाविल से चढ़ेंगे। चलो चलते हैं भाई। सुबह के बज रहे 5 और यहाँ पे एंगोला के एयरपोर्ट पे लैंड हो गए थे। पूरी रात काली हो चुकी है। अभी एयरपोर्ट भी बहुत दूर है शहर से। अभी तो इमिग्रेशन वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने क्या बजे जाके हम पहुँचेंगे।
अपने हॉस्टल। भाई ये वही एयरपोर्ट है। पुर्तगाल से आते वक्त यहाँ पे 16-17 घंटे में पड़ा रहा था, पर अभी तो बाहर ही जाना है। फटाफट जाते हैं, सोते हैं भाई यार। भाई यहाँ पे एक ATM मिल गया था, मैंने कहा थोड़े पैसे निकलवा लेते हैं। 4-5 हज़ार रुपये निकाले हैं मैंने, क्योंकि ये कार्ड आजकल कुछ ज़्यादा ही चार्ज वार्ज करने लग गए हैं। तो एंगोला की करेंसी निकाल लेते हैं, टैक्सी टुक्सी लेने में आसानी हो जाएगी यहाँ से। ये भाई, और ATM से इतने सड़ेले नोट निकले हैं भाई। अरे टेप चिपका नोट ATM से निकला है भाई। अरे क्या आइटम है भाई ये। चलो ठीक है भाई। यहाँ सुबह सुबह टैक्सी वालों में भिड़ंत हो गई। ये मेरा ग्राहक ले गया, ये मेरा ग्राहक ले गया। इनको यही दिक्कत है, इनके दिमाग में यही चलता है बस। भाई वैसे यहाँ पे बोल्ट की ऐप भी है, पर इस टाइम पे वो चल नहीं रही। वहाँ पे दिखा रहा था कुछ 12,000। इस बंदे ने बोले पहले 30,000, मैंने बोले 15, फिर बोला 25, मैंने बोला 20। कहता ठीक है। इसकी गाड़ी दूसरे नंबर पे थी लाइन में, तो टैक्सी वाले इससे लड़ने लग गए। भाई बिल्कुल एनर्जी नहीं है यार। कल पूरा दिन धूप में घुमा, वही वीडियो चलने लग रही है। और अब यहाँ से 50 किलोमीटर है भाई जो सिटी है। चलो चलते हैं। अब पता नहीं हॉस्टल वाला भी दरवाज़ा खोल लेगा या नहीं। उसको मैंने मैसेज तो कर रखे, कह रहा हाँ भाई रेडी बैठा है तुम्हारे लिए बंदा वहाँ पे। क्योंकि आज का जैसे 6 बजने वाले हैं, 6 बजे पहुँचूँगा मैं, 6 के भी बाद है ना, तो उसके भी पैसे मैं दे रहा हूँ कि मेरे को 6 बजे चेक इन चाहिए। 1 दिन के एक्स्ट्रा देने लग रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा चल यार जाके सोते ही हैं, इससे $2-4 में इधर उधर करके कोई मतलब नहीं बन रहा। निकल पड़े भाई। भाई ये एल्टो 120 की स्पीड से जा रही है। रोड तो बस झकास बना रखी होगी, ये तो मेरे को कोई डाउट नहीं है इस देश पे। इस हिसाब से तो पहुंच जाएंगे भाई आधे घंटे में। भाई ये शायद सबसे तेज़ स्पीड है जो मैं आज तक गाड़ी में बैठा हूँ अफ्रीका में। 130, 135 तक चलाई थी भाई ने। मतलब इससे तेज़ मैं नहीं बैठा भाई इतनी, मतलब अफ्रीका के अंदर तो इससे तेज़ स्पीड वाली गाड़ी में मैं नहीं बैठा। ऐसे ही रोड हो पूरे अफ्रीका में तो मौज ही ना आ जाए। भाई ये कैसी सड़क पे आ गए, एकदम से जज्बात बदल गए भाई। यहाँ तो सीधा अंदर घुसते ही, अभी तक मेन रोड इतनी धांसू थी, और ये देखो पहुंचने वाले हैं वैसे तो। Aí depois da igreja do BFA, né? Depois do BFA. Depois do BFA também na estrada, né? tá. ओके। ओ भाई पता नहीं कौन से खोपचे में हॉस्टल है। 10 बंदों को बुला लिया ढूंढने के लिए, मिल ही नहीं रहा है। अभी अपने दोस्त से पूछ रहा, हॉस्टल वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। भाई एक के बाद एक गली में जाना पड़ रहा है। ओह कहाँ छो भाई, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। दिमाग ख़राब कर दिया टैक्सी वाले का भी।